let us now take an example to find the magnitude and direction of static friction. Static friction के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा था? Static friction acts when the body is at rest with respect to body in contact. और हम लोग ने देखा था static friction is a self-adjusting force. Its value ranges from 0 to maximum value mu s into n. Now we will find the direction of static friction. किसी बॉडी पे static friction अगर लग रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? The direction of static friction is so as to keep the body at rest with respect to body in contact. तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव टू मासेस. एक मास है m1 ऊपर वाला, दूसरा मास है m2 नीचे वाला. और m1 m2 एक सिस्टम है जिसपे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F. ओके, तो m1 m2 सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है? F इन राइट डायरेक्शन. सो लेट मी पुल दिस m1 and m2 system. m1 m2 system by a force F. फोर्स F किस पे लग रहा है? m2 पे. फोर्स F लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक पे m2 पे. इसीलिए मेरा जो हाथ है, ये हाथ मैंने m2 ऑब्जेक्ट पे पकड़ के रखा है और m2 ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाएगा इन द राइट डायरेक्शन. तो m2 ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है इन द राइट डायरेक्शन. बट इफ यू सी केयरफुली, जैसे ही मैंने m2 ऑब्जेक्ट पे मस्कुलर फोर्स लगाया, हाथों का फोर्स लगाया, m2 तो आगे आया लेकिन साथ साथ ऊपर वाला ब्लॉक m1 भी आगे जा रहा है. फोर्स मैंने किस पे लगाया? m2 पे, नीचे वाले ब्लॉक पे, लेकिन m1 ब्लॉक भी आगे आ रहा है. m1 block is also going in right direction. तो when I apply a force on m2, I expect कि सिर्फ m2 block आगे है. But what we see is m1 block भी आगे उसी डायरेक्शन में आ रहा है. When I apply a force on m2, तो m2 तो आगे आ रहा है बट साथ साथ m1 ब्लॉक भी आगे आ रहा है. ओके, तो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन कि ये m1 ऊपर वाला ब्लॉक आगे क्यों आ रहा है? The explanation is given by static friction. By static friction, m1 ब्लॉक पे भी आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसके कारण m1 आगे एक्सीलरेट होगा. So whenever I apply a force on m2 block, lower block, m1 block also gets accelerated due to the static friction on m1 in the right direction. तो अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लगा, राइट डायरेक्शन में क्यों लगा, दैट इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड. सो फॉर दैट लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट. द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज सो एज टू कीप द बॉडी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट. तो हम लोग का ये ऊपर वाला ब्लॉक जो m1 है, स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे m1 ब्लॉक पे ऐसे लगेगा कि m1 ब्लॉक रेस्ट पे रहे विथ रिस्पेक्ट टू m2 ब्लॉक. m1 ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू m2 ब्लॉक, लेकिन m2 ब्लॉक तो आगे जा रहा है. m2 ब्लॉक कहां जा रहा है? आगे. तो m2 ब्लॉक अगर आगे जा रहा है तो m1 ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में तो पीछे जा रहा है. जैसे अगर मान लो तुम्हारा दोस्त तुमसे आगे जा रहा है तो दोस्त के रिस्पेक्ट में तो तुम पीछे जा रहे हो. तो वैसे ही जब ये लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगेगा इन राइट डायरेक्शन, m2 ब्लॉक आगे जाएगा, तो m1 ब्लॉक जो ऊपर वाला ब्लॉक है m1, ये पीछे के डायरेक्शन में जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू m2. ये देखो, जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में m1 ब्लॉक एक तरह से पीछे रह गया, मतलब पीछे गया. लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करना चाहता है? स्टैटिक फ्रिक्शन वांट्स टू कीप m1 एंड m2 अ सिस्टम इन रेस्ट. m1 को वो रेस्ट पे रखेगा विथ रिस्पेक्ट टू m2, लेकिन m2 आगे गया तो वो m1 को भी आगे लेके जाने की कोशिश करेगा. ये देखो, जैसे ही m2 ब्लॉक आगे जाएगा तो ये m1 ब्लॉक को स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लेके आने की कोशिश करेगा. वंस अगेन लेट मी शो. मैंने फोर्स लगाया m2 ब्लॉक पे तो m2 ब्लॉक आगे गया. स्टैटिक फ्रिक्शन अब इस m1 ब्लॉक को भी आगे लेने की कोशिश करेगा ताकि दोनों साथ साथ रहे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों रेस्ट पे रहे. ओके, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होने के लिए m1 ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए राइट डायरेक्शन में. तो वो इसीलिए मैंने
M1 ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन मार्क किया है इन राइट डायरेक्शन। जितना M2 का एक्सेलरेशन होगा A, उतना ही M1 का एक्सेलरेशन होगा A, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग फर्स्ट केस इन विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ये दोनों जो ब्लॉक है M1 एंड M2 दोनों साथ साथ जा रहे हैं, ऐसा केस हम लोग ने कंसिडर किया है। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। सपोज बोथ M1 एंड M2 मूव टुगेदर विथ एन एक्सेलरेशन A, तो हम लोग ने उस केस में M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो M1 पे फ्रिक्शन कहां आना चाहिए? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन सो एज टू कीप द बॉडी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट। तो बॉडी इन कॉन्टैक्ट आगे गया तो M1 पे फोर्स ऐसे लगना चाहिए कि वो भी आगे जाए, उसके साथ साथ रहे, तभी दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगे। इसीलिए M1 ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग ने राइट डायरेक्शन में दिखाया, और M1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी मैंने राइट डायरेक्शन में A दिखाया, जितना M2 का एक्सेलरेशन था। M2 का एक्सेलरेशन भी A, M1 का एक्सेलरेशन भी A, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तभी तो दोनों बॉडी साथ साथ जाएंगे। तो इसीलिए M2 पे एक्सेलरेशन मैंने आगे के डायरेक्शन में दिखाया है। उसके अलावा मैंने जो हाथों से फोर्स लगाया था वो किस पे लगाया था? M2 पे। तो M2 पे हम लोग एक फोर्स आगे के डायरेक्शन में F दिखाएंगे, उसका एक्सेलरेशन A दिखाएंगे, और वही नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर M1 पे राइट डायरेक्शन में है तो M2 पे लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ पेयर, एक पेयर के फॉर्म में काम करेगा, एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में पेयर करेगा। एज वी हैव रिटन हियर, एक्शन रिएक्शन जैसा। अगर इसका M1 ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे के डायरेक्शन में एक्शन माना जाए तो M2 ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में रिएक्शन मानेंगे। तो इफ दिस इज एक्शन then this is reaction, if this is action then this is reaction. Action and reaction are equal in magnitude, opposite in direction. तो इसीलिए M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा आएगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा आएगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नोट, यहां पे हम लोग ने वर्टिकल फोर्सेस का बात नहीं किया है। अगर वर्टिकल फोर्सेस का बात करें तो M1 पे ऊपर के डायरेक्शन में और नीचे के डायरेक्शन में फोर्स आएगा M1G, एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन M1 नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन N1 नीचे आएगा, अपवर्ड आएगा। N1 नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये देखो, ये ऐसा होगा। अगर M1 का फ्री बॉडी डायग्राम सोचा जाए तो M1G वेट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस ब्लॉक M2 ऑन M1 विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, डिनोटेड बाय N1। तो वर्टिकल का हम लोग फिलहाल बात नहीं कर रहे, इसीलिए मैंने M1 पे भी मार्क नहीं किया है, M2 पे भी मार्क नहीं किया है। दैट वी विल सी लेटर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर ओनली द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन दिस केस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर कंसीडर किया जाए तो M1G हम लोग फिलहाल नहीं देख रहे, N1 भी हम लोग फिलहाल नहीं देख रहे। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे M1 ब्लॉक पे कौन सा फोर्स है? F, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स। That is equal to mass which is M1 into acceleration A। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फोर्स इज मास into acceleration, फोर्स F is mass M1 into acceleration A। लेकिन कौन सा फोर्स F है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाला। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन F is equal to M1 into A, इक्वेशन नंबर 1। अब M2 ब्लॉक का बात करें तो M2 ब्लॉक में एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है, तो बड़ा फोर्स F होना चाहिए, छोटा फोर्स स्मॉल f होना चाहिए, और एक्सेलरेशन आगे है। तो इक्वेशन विल बी बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। M2 ब्लॉक के लिए इसलिए मास M2 आएगा, तो बिग फोर्स कैपिटल F माइनस स्मॉल फोर्स स्मॉल f इज इक्वल टू M2 मास इनटू एक्सेलरेशन A। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग एक सिंप्लीफाई करें by substituting this small f is equal to M1A in this equation number 2. I will substitute small f is equal to M1A in this equation number 2. तो हमारा इक्वेशन आएगा कैपिटल F minus M1A is M2A. तो if we rearrange we get mathematically acceleration is force upon M1 plus M2. अब ये तुम अगर सोचो तो ये इजीली भी आ सकता था,
इजीली कैसे आ सकता है, अगर मैंने M1 M2 को एक सिस्टम मान लिया, दोनों को एक सिस्टम मान लिया, एक कंबाइंड बॉडी मान लिया, तो कंबाइंड बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, इस कंबाइंड बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है F, और कंबाइंड बॉडी दोनों साथ साथ एक्सेलरेट हो रहे हैं, दोनों साथ साथ आगे जा रहे हैं, तो साथ साथ जो एक्सेलरेशन है उसको मैंने A बोल दिया। तो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ इक्वेशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना है कैपिटल F, मास कितना है m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है a। तो फ्रॉम दिस ऑल्सो एक्सेलरेशन a का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग को आ जाता F अपॉन m1 प्लस m2। देखो एक्सेलरेशन इज F अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा m1 प्लस m2, डायरेक्टली भी आ सकता था। तो हम लोग ने ये इतना झंझट करके क्यों निकाला, टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किस बॉडी पे किस डायरेक्शन में, किस बॉडी पे किस डायरेक्शन में, वो समझने के लिए हम लोग ने ये सब झंझट किया। अब और एक फायदा इसका क्या होगा, इफ समवन आस्क्स इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग को दिख रहा है F इज इक्वल टू m1a। ओके, तो F इज इक्वल टू m1a के हिसाब से एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, F अपॉन m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन इज F अपॉन m1 प्लस m2, तो एक्सेलरेशन A को मैंने लिखा F अपॉन m1 प्लस m2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, m1 into F upon m1 plus m2, this is the value of static friction, and direction of static friction on m1 is in the right direction, direction of static friction on m2 is in left direction। ये किस केस के लिए बात चल रहा है, अगर दोनों बॉडी साथ साथ एक्सेलरेशन A के साथ आगे जाए, अगर दोनों बॉडी साथ साथ एक्सेलरेट ना हो, क्या ऐसा कभी हो सकता है, यस ऐसा भी हो सकता है। तो मान लो अगर मैंने फोर्स लगा दिया m2 पे, ज्यादा फोर्स लगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगा, तो इस केस में ये दूसरा m1 बॉडी उसके साथ आगे नहीं जाएगा। तो m1 बॉडी अगर उसके साथ नहीं जाएगा तो देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस टू, ये दोनों ब्लॉक्स जो है हमारा m1 m2, इनके बीच में रिलेटिव मोशन हुआ, तो रिलेटिव मोशन होगा तो फिर देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, डायरेक्शन क्या है, दैट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट सेक्शन। But if the two bodies move together, then this is how we will solve this question. Here we are not taken thought about the vertical forces. यहाँ पे vertical forces के बारे में बात नहीं किया है. That we will see in next case when we will take two cases when these two blocks move together and these two blocks do not move together. अगर kinetic friction है तो क्या इक्वेशन आएगा, static friction है तो क्या इक्वेशन आएगा, तब हम लोग वर्टिकल फोर्सेस का भी बात करेंगे। फॉर नाउ, फॉर सिंप्लीफिकेशन, आई हैव टेकन ओनली द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, एंड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वी हैव फाउंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एज वेल एज द वैल्यू ऑफ